ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। अध्याय 8। भारत के महान वैज्ञानिक जे.सी. बोस। जगदीश चंद्र बोस ने वायरलेस का आविष्कार मार्कोनी से पहले कर लिया था। इस तरह की उत्तेजनापूर्ण टिप्पणी सुनकर मैं किनारे खड़े प्रोफेसरों के समूह जो वैज्ञानिक विषयों पर चर्चा कर रहे थे उनके पास खड़ा हो गया। यदि मेरे वहाँ खड़े हो जाने को मेरे जातीय अभिमान समझा जाए तो मुझे इसका अफसोस होगा। भारत न केवल गूढ़ चिंतन में वरन भौतिक विज्ञान में भी प्रमुख भूमिका निभा सकता है। इस विषय पर मेरी गहरी रुचि है, इसको मैं नहीं नकारता। आपके कहने का क्या तात्पर्य है सर? प्रोफेसर महोदय ने स्पष्टीकरण दिया। वो सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वायरलेस कोहरर और विद्युत तरंगों को अपरिवर्तन वक्रता को दिखाने वाले यंत्र का आविष्कार किया था, लेकिन भारतीय वैज्ञानिक ने इसका व्यावसायिक प्रचार नहीं किया। उन्होंने शीघ्र ही अपना ध्यान अजैविक से जैविक जगत पर मोड़ दिया। वनस्पति शास्त्र में उनके द्वारा किए गए क्रांतिकारी आविष्कार और भौतिक ज्ञान वैज्ञानिक के रूप में किए मौलिक आविष्कारों से कहीं अधिक है। मुझे ऐसी सूचना देने पर मैंने उनका विनम्रपूर्ण धन्यवाद किया। आगे उन्होंने कहा, ऐसा महान वैज्ञानिक प्रेसिडेंसी कॉलेज में मेरा साथी प्रोफेसर है। अगले दिन मैं इस संत से मिलने उनके घर गया और मेरे गुरपार निवास से थोड़ा दूर था। मैं काफ़ी समय से उनके प्रति श्रद्धा भाव रखता था। गंभीर और एकांत प्रिय वनस्पति विशेषज्ञ ने बहुत शिष्टता के साथ मेरा स्वागत किया। उनकी उम्र 50 वर्ष के आसपास थी। चौड़ा माथा, घने बाल, स्वप्निल नेत्र और सुगठित शरीर के एक आकर्षक और रूपवान पुरुष थे। उनका भाषा और विशुद्ध उच्चारण उनके वैज्ञानिक स्वभाव को दर्शाता था। मैं अभी पश्चिम और वैज्ञानिक सोसाइटी की सभाओं में भाग लेकर लौटा हूँ। मेरे द्वारा आविष्कारित उपकरण को प्रदर्शनी में रखा गया था, जो जीवन की अविभाज्य एकता को दिखाता है। बोस के क्रेस्कोग्राफ की परिध्वनि शक्ति के 1 करोड़ गुना है, जबकि साधारण माइक्रोस्कोप कुछ सहस्त्र गुना ही दिखाता है। फिर उसने जीव विज्ञान की दिशा को गति दी। क्रेस्कोग्राफ ने इस दिशा में असंख्य मार्ग खोल दिए हैं। सर, आपने पूर्व और पश्चिम जगत में रहने वाले वैज्ञानिक आविष्कारों को तेज करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। मेरी शिक्षा कैम्ब्रिज में हुई। प्रयोग के आधार किसी सिद्धांत की सूक्ष्म जांच विधि के पश्चात शिक्षा का यह कदम सराहनीय है। प्रायोगिक विधि और आत्मनिरीक्षण में जो मेरे पूर्व देश की विरासत है, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। इन दोनों को साथ करने से मैं लंबे समय तक प्रकृति के मौन को तोड़ने में समर्थ रहा। सारे भेदों को तोड़ने वाले क्रेस्कोग्राफ को चार्ट ये बताने में सक्षम है कि पौधों में संवेदनाशील स्नायु तंत्र है और उनके अंदर भी भाव है। प्रेम, घृणा, आनंद, भय, सुख, दुख, मूर्छा और असंख्य भावानुभूति पौधों और जीवों में एक समान है। प्रोफेसर महोदय, आपके इस आविष्कार से पहले इस तरह की भावनाएं केवल एक कवि की कल्पना कही जाती थी। एक संत जिन्हें मैं जानता था, वे कभी भी फूल नहीं तोड़ते थे। क्या मैं इस गुलाब की झाड़ी से फूल तोड़कर उसकी अपनी खूबसूरती पर गर्व को छीन लूं? क्यों मैं इसके
आत्मसम्मान को धक्का पहुंचाऊं। उनके इन करुणामयी शब्दों को आपका आविष्कार एक सत्यता देता है। एक कवि सच के साथ अंतरंग होता है, जबकि वैज्ञानिक अजीबोगरीब तरीकों से वहां पहुंचने की कोशिश करता है। किसी दिन मेरी प्रयोगशाला में आना और क्रेस्कोग्राफ के प्रमाण को स्वयं देखना। क्रेस्कोग्राफ एक मूल लैटिन शब्द क्रेसेरे अर्थात बढ़ना। अपने क्रेस्कोग्राफ और अन्य आविष्कार के लिए बोस को वर्ष 1917 में नाइट की उपाधि से विभूषित किया गया है। कृतज्ञतापूर्वक मैंने उनका आमंत्रण स्वीकार किया और उनसे विदा ली। बाद में पता चला कि उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज छोड़ दिया है और कलकत्ता में एक अनुसंधान केंद्र बनाने की सोच रहे हैं। जब बोस इंस्टीट्यूट का उद्घाटन हुआ तब मैं भी उस समारोह में उपस्थित था। सैकड़ों उत्साही परिसर में घूम रहे थे। विज्ञान के इस नए पीठ की कलकत्ता और आत्मयाधात्मिक प्रतिक्रियात्मकता को देख बहुत प्रसन्न हुआ। उसका प्रवेश द्वार मैंने ध्यान से देखा तो सुदूर स्थित किसी प्राचीन मंदिर में अवशेष की तरह था। कमल के तालाब के पीछे एक तराशी हुई नारी मूर्ति थी, जिसके हाथों में मशाल थी, जो भारतीय परंपरा के अनुसार स्त्री के प्रति सम्मान का सूचक भी है। उद्यान में ब्रह्मा को समर्पित एक छोटा मंदिर भी था। मंदिर के मूर्ति विहीन खाली स्थान ईश्वर के निराकार होने का प्रतीक है। इस महान अवसर पर बोस जी का भाषण ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो प्राचीन ऋषियों से प्रेरित दिव्य संदेश हो। मैं आज इस संस्था को न केवल एक प्रयोगशाला बल्कि एक मंदिर को समर्पित कर रहा हूँ। उनके इस महान वक्तव्य ने खचाखच भरे सभागृह में लोगों को भाव विभूत कर दिया। मैं अपने आविष्कार की प्रक्रिया में कब भौतिक विज्ञान और प्रकृति विज्ञान के क्षेत्र में पहुंच गया, मुझे इसका पता ही नहीं चला। मुझे अत्यंत आश्चर्य हुआ जब मैंने देखा कि सीमा क्षेत्र खत्म हो गए हैं और जीवित और निर्जीव के बीच स्पर्श बन रहा है। मैंने देखा निर्जीव निष्क्रिय नहीं था, उसके अंदर असंख्य शक्तियों का प्रभाव पनप रहा था। एक सामान्य प्रक्रिया धातु पौधों और जीवों में एक समान नियम के तहत चल रही थी। उन सभी के अंदर थकान और अवसाद का पुट था, जिससे उसके ठीक होने और हर्षोल्लास की संभावना बनी रहती थी। मृत्यु के साथ जुड़ी हुई स्थायी प्रतिक्रिया की अनुपस्थिति, सबके प्रदर्शन एक ही तरह के थे। इस रहस्योद्घाटन से उत्साहित मैंने अपने परिणामों को रॉयल सोसाइटी के सामने रखा, परंतु वहाँ पर उपस्थित प्रकृति के विज्ञापनों और विज्ञानियों ने मुझे उनके अधिकार क्षेत्र पर हावी होते देख मुझे केवल भौतिक पदार्थ विज्ञान तक अपने अनुसंधान को सीमित रखने को कहा, जबकि अपने इस अनुसंधान पर मुझे भरोसा था। मैं उनके क्षेत्र के लिए एक खतरा था। वहाँ एक धर्मशास्त्रीय पूर्वाग्रह भी अपना कार्य कर रहा था, जिसका अज्ञान पर भी विश्वास था। हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि परमपिता परमात्मा ही उत्पत्ति में जो रहस्य है उसके बारे में उसने हमें समझने और प्रश्न करने की बुद्धि भी दी है। यद्यपि कई वर्षों तक गलतफहमी का शिकार बने रहने से मेरी समझ में अच्छी तरह से आ गया कि विज्ञान के प्रति उपासना करने वाले का जीवन अनंत संघर्ष से भरा होता है। उसे अपना जीवन, चाहे वह लाभ हानि का हो अथवा सफलता विफलता का, यह सब उसके लिए एक अर्ध्य के रूप में समर्पित करना है। कालांतर में विश्व की प्रमुख सोसाइटियों ने
मेरे सिद्धांतों और उसके निष्कर्षों को स्वीकार किया है और विज्ञान के लिए भारतीय योगदान की महत्ता को स्वीकार किया। छोटा हो या बड़ा, क्या वे भारत के मन को संतुष्ट कर सकता है? लगातार जीवन, परस्पर और अपने को पूर्ण जीवित करने की जीवंत शक्ति, इन सब के बीच भारत के असंख्य बदलावों के बाद अपना कायाकल्प किया है। भारत में ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने तुरंत और मोहक पुरस्कारों को ठुकराकर जीवन का सर्वोच्च ध्येय पाने की कोशिश की है। एक निष्क्रिय प्रतित्याग द्वारा नहीं, वरन कठोर संघर्ष के द्वारा। ऐसे कमज़ोर व्यक्ति जिन्होंने संघर्ष को अस्वीकार किया, उनके पास त्यागने को कुछ नहीं होता। जिसने संघर्ष किया है वही विश्व को अपनी विजयी अनुभवों से समृद्ध कर सकता है। बोस प्रयोगशाला में जड़ पदार्थों की प्रतिक्रिया और वनस्पति जीवन के अप्रत्याशित तथ्यों ने पदार्थ विज्ञान, भौतिक शास्त्र, प्रकृति विज्ञान, चिकित्सा, कृषि और यहाँ तक कि मनोविज्ञान में भी अनुसंधान के विस्तृत क्षेत्र खोल दिए हैं। अभी जिन समस्याओं को समझा जाता था कि उनका हल नहीं हो सकता, वे भी अब प्रायोगिक अनुसंधान के अंतर्गत आ गए हैं। उच्च सफलता पाने के लिए कठोर सटीकता और की आवश्यकता है। इसलिए प्रवेश कक्ष में अपने अपने केस में रखे मेरे द्वारा आविष्कार किए अति संवेदनशील उपकरणों और वैज्ञानिक यंत्रों की लंबी लंबी लाइनें हुई हैं। वे आपको बताते हैं इन सब के पीछे मानव का कठोर परिश्रम, लगन और उद्योगशीलता है। सभी आविष्कारों को पता है कि वास्तविक प्रयोगशाला तो मन है, जहां माया के पर्दे के पीछे छिपे नियमों के सत्य को उन्होंने खोजा है। यहाँ पर दिए जाने वाले लेक्चर केवल किसी दूसरे से प्राप्त ज्ञान नहीं होंगे। वे नए आविष्कार के बारे में बताएंगे जिन्हें पहली बार यहाँ दिखाया जाएगा। इस संस्थान के कार्य विवरणों को नियमित प्रकाशनों द्वारा पूरे विश्व तक पहुँचाया जाएगा। वे सार्वजनिक संपत्ति होंगे। कभी भी किसी बात का पेमेंट नहीं किया जाएगा। हमारी भारतीय राष्ट्रीय संस्कृति का हमेशा से जोर रहा है कि हमें ज्ञान का प्रयोग केवल अपनी निजी फ़ायदे के लिए नहीं करना चाहिए। आगे मेरी इच्छा ये भी है कि इस संस्थान की सुविधाएं जहां तक संभव हो सभी देशों को उपलब्ध हों। इस दिशा में मैं अपने देश की परंपरा को आगे ले जाऊंगा। 2500 वर्ष पूर्व भी भारत ने विश्व के सभी विद्वानों और प्राचीन विश्वविद्यालयों नालंदा और तक्षशिला में स्वागत किया था। यद्यपि विज्ञान ना तो पूर्व का है ना ही पश्चिम का, बल्कि यह सार्वभौमिक है। फिर भारत अपने योगदान देने के लिए विशेष योग्यता रखता है। भारतीय की ज्वलंत कल्पनाशीलता को देखने में पारस्परिक विरोधी, फिर भी उसमें से नया सूत्र निकल आता है। उसको एकाग्रता ने रोका हुआ है। यह संयम मन को अत्यंत असीम धीरज के साथ सत्य की खोज में लगे रहने की शक्ति देता है। इस महान वैज्ञानिक के शब्दों को सुनकर मेरी आंखों में आंसू भर आए। धैर्य शब्द क्या भारत का प्राय शब्द नहीं है, जिसने समय और इतिहासकारों दोनों को स्तब्ध कर रखा है। उद्घाटन के बाद मैं अनुसंधान संस्थान गया। महान वनस्पति वैज्ञानिक अपने वादे को याद कर मुझे अपनी शांत प्रयोगशाला में ले गए। मैं इस क्रेसोग्राफ को इस फर्न के पौधे में लगाऊंगा। उसकी विधियों को एक अनेक गुण परिवर्तित चित्र उभरेंगे। यदि इसी मात्रा में घेंगा के रेंगने को परिवर्धित किया जाए तो वह एक्सप्रेस ट्रेन की तरह भागेगा।
मेरी नज़र स्क्रीन पर टिकी हुई थी, जो फर्न की परिवर्धित छाया दिखा रही थी। सूक्ष्म से सूक्ष्म जैविक क्रियाएं दिख रही थी। मैं मंत्रमुग्ध हो फर्न के पौधे को बढ़ते देख रहा था। बोस महाशय ने उसकी छड़ी से छुआ तो पर्दे पर चल रहा मूक नृत्य रुक गया। फिर छड़ी हटाते ही वह लयबद्ध नृत्य फिर से शुरू हो गया। तुमने अभी देखा कितना हल्का सा अवरोध संवेदनशील ऊतकों के लिए बाधा उत्पन्न करता है। बोस ने फिर से कहा, देखो, मैं पहले इसे क्लोरोफॉर्म दूंगा, फिर उसका प्रभाव नष्ट करने वाली औषधि। क्लोरोफॉर्म के प्रभाव से प्रभावी गतिविधियां बंद हो गई हैं और दूसरी औषधि देते ही सब कुछ फिर से शुरू हो गया। पर्दे पर चलने वाले क्रांतिकारी संकेतों ने मुझे किसी सिनेमा के कथानक से भी अधिक तन्मयता से जकड़ता हुआ था। मेरे साथी, जिसकी भूमिका एक खलनायक से ज़्यादा थी, ने एक तीखा उपकरण फर्न के पौधे में पर फेंका। दर्द को पर्दे ने फड़फड़ाते रूप में दिखाया। जब उन्होंने एक रेज़र से फर्न के तने को काटा तो परछाई बुरी तरह से हिली, फिर शांत हो गई। यह मृत्यु का अंतिम विराम था। एक विशाल वृक्ष को क्लोरोफॉर्म देकर मैंने एक सफल स्थानांतरण किया। साधारणतया वनों के वृक्षों को स्थानांतरित करने के कुछ ही दिन बाद वे मर जाते हैं। उस जीवन रक्षक कौशल को युक्ति के साथ प्रयोग करने का वर्णन करते समय बोस अत्यंत प्रसन्नता के साथ मुस्कुरा रहे थे। मेरे सूक्ष्मग्राही यंत्रों ने सिद्ध कर दिया है कि पौधों में संचार प्रणाली होती है। प्राणियों की भांति पौधों में संचार प्रणाली होती है। प्राणियों की भांति पौधों में भी रस संचार होता है। पेड़ पौधों में रस की गति को कोशिका आकर्षण से स्पष्ट नहीं किया जा सकता, जैसे कि साधारणतया किया जाता है। क्रेस्कोग्राफ ने इन सजीव कोशिकाओं को क्रिया के रूप में दिखाया है। पेड़ के तने में स्थित गोलाकार ट्यूब के अंदर कोशिकाओं में बारी बारी से सिकुड़न और फैलाव की प्रक्रिया होती है, जो हृदय का काम करती है। जितना ज़्यादा हम इसे गहराई में जाकर देखेंगे, उतना ही स्पष्ट परिणाम हम पाएंगे कि प्रकृति एक समान प्रणाली में काम करती है। बोस महोदय ने एक अन्य यंत्र की ओर इशारा किया। मैं तुम्हें टिन के एक टुकड़े पर प्रयोग दिखाऊंगा। धातु पदार्थ में जीवन शक्ति किसी भी उत्तेजना पर अनुकूल अथवा प्रतिकूल प्रभाव दिखाती है। एक बार फिर, धातु पदार्थ में जीवन शक्ति किसी भी उत्तेजना पर अनुकूल अथवा प्रतिकूल प्रभाव दिखाती है। स्याही के निशान से उसकी विभिन्न प्रतिक्रियाओं को दिखाएंगे। मैं पूरी तल्लीनता से देखने लगा। मैंने उस ग्राफ को देखा जो आणविक संरचना की विशिष्ट तरंगों को रिकॉर्ड कर रहा था। जब प्रोफेसर ने क्लोरोफॉर्म लगाया तो तरंगें जो अपनी छाप छोड़ रही थी, वे स्थिर हो गई। वे फिर से शुरू हो गई जैसे ही धातु अपनी स्वाभाविक स्थिति में वापस आया। मेरे साथी ने एक जहरीला रसायन उसके ऊपर डाला। कंपन के साथ टिन ने हिलना बंद कर दिया। उसी समय सुई ने चार्ट के ऊपर मृत्यु का नोटिस लिखा। बोस के उपकरण ने दिखाया कि धातु जैसे स्टील, जिसे कैंची और अन्य मशीनों के उपयोग में लाते हैं, वे भी थक जाती हैं और फिर कुछ देर विराम के बाद अपनी पुरानी सक्रियता पुनः प्राप्त कर लेती हैं। धातु में जीवन तत्व को नुकसान यहाँ तक कि खत्म भी किया जा सकता है यदि उस पर बिजली की तरंग अथवा भारी दबाव डाला जाए। मैंने कमरे के चारों तरफ देखा, जहाँ अथक प्रतिभा के जीते जागते प्रतीक असंख्य आविष्कार पड़े हुए थे। सर, ये दुख का विषय है कि आपके अद्भुत यंत्रों का
पूर्ण लाभ उठाकर बड़े पैमाने पर कृषि विकास को गति नहीं दी जा रही है। विभिन्न प्रकार के खादों का पौधे के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे हम प्रयोगशाला में देख सकते हैं। हाँ, तुम सही कह रहे हो। भविष्य में बोस उपकरणों का असंख्य उपयोग किया जाएगा। वैज्ञानिक को अपने परिश्रम का पुरस्कार तत्काल शायद ही मिलता है। सृजनात्मक सेवा का आनंद ही वैज्ञानिक के लिए काफ़ी है। उस संत के प्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करते हुए मैंने उनसे जाने की आज्ञा मांगी। मैंने सोचा, क्या ऐसे अद्भुत प्रतिभा के मालिक की प्रतिभा कभी खत्म हो सकती है? आगे के वर्षों में उनकी प्रतिभा में कोई कमी नहीं आई। रेजोनेंट कॉर्डियोग्राफ नामक जटिल यंत्र का आविष्कार करने के बाद बोस महोदय असंख्य भारतीय पेड़ पौधों के अनुसंधान पर लग गए। असंख्य ऐसी उपयोगी औषधियों की विराट तालिका तैयार हो गई। कार्डियोग्राफ एक ऐसी अचूक सटीकता के साथ तैयार किया गया जिसमें सेकंड का 100वां हिस्सा भी ग्राफ पर दिखता है। पेड़ पौधे, प्राणी और मानव शरीर के सूक्ष्म से सूक्ष्म संपदन को ये कार्डियोग्राफ अंकित कर लेता है। इस महान वनस्पति ज्ञानी ने भविष्यवाणी की थी कि उसका कार्डियोग्राफ के प्रयोग से पेड़ पौधे के अंग को भेद कर काम किया जा सकेगा। इसके साथ ही साथ दवाइयों का असर पौधों और जीवों पर जानने पर पाया गया कि दोनों के परिणाम में आश्चर्यजनक समानता थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि मनुष्य में जो कुछ है उसका पूर्वाभास पेड़ पौधों में विद्यमान है। पौधों का प्रयोग करते रहने से मानव के दर्द को कम किया जा सकेगा। कई वर्षों के बाद बोस के अनमोल वनस्पतियों के आविष्कार को कई अन्य वैज्ञानिकों द्वारा पुष्टि की गई। उनके वर्ष 1938 में किए गए कार्यों को कोलंबिया विश्वविद्यालय ने द न्यूयॉर्क टाइम्स में निम्न रिपोर्ट दी। गत वर्षों में यह निर्धारित हो चुका है कि जब तंत्रिकाएं मस्तिष्क और शरीर के अन्य हिस्सों में संदेश वहन करती हैं, तब वह छोटी छोटी तरंगों का निर्माण होता है। इन तरंगों को नाजुक गैल्वेनोमीटर से मापा गया और आधुनिक परिवर्तित प्रणाली विकसित नहीं हुई थी जो तरंगों के रास्ते तंत्रिका तंत्र, चाहे वह मनुष्य में हो अथवा किसी जानवर में, क्योंकि यह तरंगें बहुत तीव्र गति से चलती हैं। डॉक्टर K.S. कोल और H.J. कर्टिस ने यह जानकारी दी कि ताज़े जल का पौधा निटेलेगा और लंबी एक कोशिका जिसके मछली के पालने की में काफ़ी उपयोग में लाया जाता है, उसकी कोशिकाओं को यदि उत्तेजित किया जाए तो एक ही प्रकार की तरंगें उठती हैं। अंतर केवल उनकी गति का है। पौधों में पाई जाने वाली विद्युत तरंग जानवर की अपेक्षा बहुत धीमी होती है। इस आविष्कार का उपयोग कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अनुसंधानकर्ताओं ने तुरंत किया। उन्होंने इसका प्रयोग मंद गति के चलचित्र में किया। इस प्रकार निटेला पौधा एक प्रकार का रोसेटा स्टोन की तरह काम कर सकता है और मन और पदार्थ के बीच गुप्त रहस्य, जो दोनों के सीमा क्षेत्र में एक महीन धागे की तरह है, उससे उस समय को पढ़ा जा सकता है। कवि रविंद्रनाथ टैगोर भारत के आदर्श महान वैज्ञानिक के प्रगाढ़ मित्र थे। उनके लिए उन्होंने निम्न कविता लिखी।
हे संत, अपने ईश्वर का आवाहन दृढ़ शब्दों से करो। अपने पुराने भजन सामा की तरह उठो, जागो। उस विद्वान शास्त्री को पुकारो जिसे बेकार, लाभहीन, रूढ़िवादी तकरारों का घमंड है। ऐसे मूढ़ दंभियों को सामने आने को कहो, प्रकृति के सामने और इस फैली हुई पृथ्वी में अपने ज्ञानी समूह को पुकारो। अग्नि की वेदी के चारों तरफ आओ, उन्हें संभलने दो, हमारा भारत भी संभले। हे ईश्वर, अपने पुराने प्राचीन देश को अपने स्वरूप में वापस जाएं। अपने कर्तव्यों, भक्ति और उसके ध्यान में उसे बैठने दो। अपने हृदय में से किए ध्यान है। एक बार फिर अपने दृढ़ कार्य पर वापस आओ। कर्तव्यनिष्ठ, अप्रभावित, लोभहीन, शुद्ध और शांत होकर सभी सीमाओं और देशों के गुरु, सृष्टि के विधाता, हे ईश्वर, इस बार फिर अपने सिंहासन पर बैठो और अपने आसन पर प्रतिष्ठित हो। ओम